अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब, इसार राना साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर के साथ, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। ऑल्दो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस हवाले से बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं और जो दहशतगर्द हैं उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कार्रवाइयाँ भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि ये दहशतगर्दी क्यों नहीं रुक पा रही है। कुछ वाक़यात हैं मार्च 2024 से रिलेटेड ही कि किस तरह से दहशतगर्दी हुई है। 8 मार्च को पाक फ़ौज का शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ, इसके नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 16 मार्च को 2024 को शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में चेक पोस्ट पर हमला हुआ और 2 अफसरान 5 जवान इस में शहीद भी हुए और 6 दहशतगर्द हलाक हुए। और अगर बात कर ली जाए 20 मार्च की, जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी BLA का हमला था, वो भी नाकाम बनाया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और आज का जो हमला है 26 मार्च का, तुर्बत में पाकिस्तान नेवल बेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्दों का हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है, हमला आवरों को हलाक किया है। और आज ही शांगला में जिस तरह से अफसोस के साथ चीनी बाशिंदों की गाड़ी पर खुदकश धमाका हुआ और 5 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार गए और उनमें एक ड्राइवर भी जान की बाजी हार गया। टोटल ये 6 जान की बाजियां आज हारी गई हैं शांगला के इस वाक़े में। और दहशतगर्दी की इस लहर को आखिर रोका कैसे जाए? सबसे पहले ताहिर मलिक साहब, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ कि क्यों नहीं इस दहशतगर्दी को अभी तक रोका जा सका? देखिए, पहले मैं तो इसको दहशतगर्दी नहीं समझता जो हम आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं। ये सीधा सीधा पाकिस्तान पे हमला है। और अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, जिस तरह 20 मार्च को ग्वादर की आपने बात की, तो जहाँ पे ये हमला हुआ है वहाँ पे हमारे हसास इदारे भी हैं, हमारे सरकारी इदारे भी हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा इस पर बाद में आता हूँ। फिर इसके बाद चलते हैं, ये जो हमारा तुर्बत के जो नेवल जो एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, वो कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में वो सबसे सेफेस्ट जगह है। सेकंड लार्जेस्ट। हम इंडिया से अगर फासला निकालें ना, तो इंडिया वहाँ मार्क ही नहीं कर सकता। वो समझ लेंगे हमारा घर का महफूज तरीन एरिया है, वहाँ पे दूसरा हमला, जो तीसरा आज का हमला। ये जो बलोचिस्तान की, जो आप ग्वादर की जो बात करते हैं ना, और जब आप शांगला जाती हैं, KKH है, ये है CPEC। अब आज का पाकिस्तान जो है उसमें एक पॉजिटिव चीज़ डेवलप हुई है। मैं उसको पॉलिटिकल बहस नहीं बनाना चाह रहा कि पाकिस्तान की इस हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। वो पेज क्या है कि हमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकली रिकवर करना है। इसके लिए 3-4 चीज़ों पे काम हो रहा है। एक तो मिडल ईस्ट में काम हो रहा है, ये इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं। आर्मी चीफ आपको पता है रिसेंटली सऊदी अरब से हो गया है, वजीर दिफा यहाँ थे। दूसरा काम चाइना पे हो रहा है, CPEC पे। और जो ही ये इस पे काम शुरू हुआ है, और कल परसों की बात थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं, और आप देखें 3 दिन में क्या हो गया। ये सारा CPEC का हमला है। और आज का जो हमला है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। वो पूछे क्यों? क्योंकि ये यहाँ से शांगला जिस जगह पे ये वाक़, इसके आगे जाके ना वो दासू डैम है। अब दासू डैम का मतलब है कि एक ऐसा मुल्क राना साहब जहाँ पे 90 रुपये का यूनिट बिजली का हो गया। दासू डैम बनने से आपका बिजली का यूनिट पता है कितने का आ रहा है? 4 रुपये का। तो ये हमला आप समझे कहाँ हो रहा है। और जो पानी आपको मिलेगा, जब आपको पानी मिलेगा तो आपकी गंदम मिलेगी, आपको कॉटन मिलेगी, आपको सब्जियां मिलेगी, आप दुनिया को फ्रूट भेजेंगे। तो ये मैं नहीं समझता ये दहशतगर्दी है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के पेट पे, ये पाकिस्तान के रिज़्क पे, पाकिस्तान की रियासत पे, पाकिस्तान पे हमला है। अब आगे बात आप करेंगे, ये मतलब इससे वेरी वेरी सीरियस थिंग। बिल्कुल ठीक। इसार साहब, आप कैसे देखते हैं इस दहशतगर्दी को? क्योंकि अभी तक की जो दहशतगर्दी की ये लहर है, अभी तक का ये तीसरा बड़ा वाक़या है अगर मार्च को ही उठाकर देख लिया जाए। और इससे पहले कि अगर हम बात करें, जिस तरह से अफ़गानिस्तान को हमेशा से हमने वेलकम किया है और लाइटर नोट में हमने हमेशा से समझाने की कोशिश की, आपको लगता है कि अब सख्त मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत आ चुकी? नहीं, ये खाली आप इसको इस तरह ना लें कि ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ इशू है। BLA, ठीक है, ये इसमें और बहुत सारे मामला इन्वॉल्व हैं। और ये खाली BLA को भी ना लें, भारत को भी ना लें, ये और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा। यानी ये कोई एक किसी एक पे हम नहीं उंगली उठा सकते। देखें ना, अब वज़ीर आज़म चीन जा रहे हैं। हम जब भी CPEC के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो इस तरह के हालात आ जाते हैं। तो CPEC के बनने से कि कौन कौन से ममालिक और कुव्वतें और ताकतें हैं जो हर्ट होती हैं, ठीक है ना। तो अब बात समझ आ जाती है हमें कि कौन सी कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि CPEC पे काम ना हो,
कौन सी कुव्वतें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि बासु डैम का कामयाब ना हो जाए और हमारी इकोनॉमी जो है वो हमारे हाथ में वापस आ जाए, रिवाइवल हो जाए, ठीक है। कौन सी कुव्वतें ये चाहती हैं कि हमें हमेशा इसी तरह घुटनों पे बैठ के उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते रहें? तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। और फिर रही ये बात, मैं तो अब ज़रा थोड़ा सा, मलिक ने बड़ी तफसील से बैकग्राउंडर की है, मैं तो इस बात पे पहले दिन से, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में उन सपूतों को सलूट करता हूँ जो अपनी जान की कुर्बानी देके इस वतन की हिफाजत करते हैं। बेशक। इस लम्हे मौजूद में भी पता नहीं कहाँ कहाँ वो बहादुर नौजवान किन किन वतन दुश्मनों से बरसरे पैकार हैं। कितनी मुश्किल हम रात को सो रहे होते हैं तो पता नहीं कौन कौन सी पहाड़ों की चोटियों पे, बर्फीली चोटियों पे, संगलाख पहाड़ों के ऊपर वो खड़े होते हैं और वो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारी सिक्योरिटी इदारे और फौज वो तो मुसलसल निबर्द आज़मा है। वो हमारा वजारत दाखिला जिसका काम ही अंदरूनी मुल्क के दाखिली अमूर और मामलात को देखना है, वो कहाँ है? पिछले एक हफ्ते में ये 7-8 बड़े वाक़यात हो गए। हाँ जी। ठीक है। हमारे वजीर दाखिला साहब जो हैं वो तो क्रिकेट मैच देखने में मसरूफ़ हैं, वो तो पीसीबी के इजलास करने में मसरूफ़ हैं, वो तो पीसीबी के डायरेक्टर्स के इस्तीफे लेने या इस्तीफे दिलाने में मसरूफ़ हैं। भाई वो चेयरमैन हो, तो ये तो बिल्कुल वो चेयरमैन है। आप मतलब उनका होता है, मतलब वो कोई बिला वजह तो नहीं ना कर रहे। हाँ जी, बिला वजह नहीं कर रहे, बिल्कुल। मतलब ना मुझे चूंडी, पंजाबी में कहते हैं चूंडी वरना चुटकी भरता है मुझे, ये मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। भाई मुल्क की हिफाजत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पीएसएल नाकाम कराने की ज्यादा जरूरत है? मुल्क को इस वक्त एक वजीर दाखिला की जरूरत है जो तमाम मामलात में फुल टाइम पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मामला चल रहे हैं, सिक्योरिटी के इशूज हैं, उनमें इन्वॉल्व हो। पीसीबी का तो मलक को दे दे, मलक चला लेगा। मलक ने पहले कौन से मैच जीते जो अब जितवा देगा? लेकिन मसला तो सिर्फ ये है की बात कर रहे हो, हैं? शोएब मलिक की बात कर रहे हो? शोएब मलिक की, ये दोनों इन्होंने नकवी की बात नहीं की, फिर वरना कहते हैं कि ये मुझे ही दे दें। मसला ये है कि मैं तो दस बदस्ता नकवी साहब से दरखास्त करूंगा कि खुदा का वास्ता है कुछ अरसे के लिए पीसीबी की तरफ देखना बंद करें, मुल्क के तरफ तवज्जो दें। आप वजीर दाखिला हैं, आपके जिम्मे सिर्फ पीटीआई को रगड़ा लगाना नहीं है, ठीक है। आपके जिम्मे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए जो हमारे अंदर सिक्योरिटी इदारे हैं उनके आपस में इश्तराक और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फिर ये कि ये सारे मामलात के लिए हमें फुल टाइम वजीर दाखिला चाहिए। नकवी साहब बाद में रगड़ा लगा लें, बाद में पीसीबी को बामे रूट पे ले जाए, फिलहाल तो वो जरा तवज्जो नहीं। मशवरे आपके और भी ले लेंगे और दुआ यही करेंगे कि इन पर अमल भी किया जाए। लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक अनाउंस करने से वापस आने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ी ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया है और इसकी जो कॉपी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को भी भिजवाई गई है। और ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि अदालती अमूर में इदारों की मुदाखलत का जिक्र है इस ख़त में। और ख़त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखा गया है। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी इसमें शामिल हैं। और ख़त में अदालती अमूर में मुदाखलत पर कन्वेंशन भी तलब करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। राना साहब, आप ही से सबसे पहले एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलता हुआ नज़र आ चुका है, हमारे सामने है। अब जुडिशरी में जो नया तनाज़ा है, आपको क्या लगता है कहाँ जाकर रुकेगा? नहीं, ये तनाज़ा कोई ताज़ा तनाज़ा नहीं है, ये तो बहुत अरसे से चल रहा है। जब मीडिया पे बड़े एहतमाम से ये ख़बर रिलीज़ करवाई गई थी कि जस्टिस बंदयाल की एक सीनियर जज से वॉक के दौरान लड़ाई हुई है और उन्होंने को गालियाँ दी, गमला उठाया, तो तब से ये बात क्लियर हो गई थी कि जुडिशरी की जो तकसीम है वो की जा रही है और दानिस्ता की जा रही है। अब ये जो ताज़ा तरीन वाक़या जो ये खाता है 6 लोगों का लिखा गया है, इसमें बड़ी दिलचस्प तो नहीं, खैर अफसोसनाक चीज़ें हैं जो इल्ज़ामात देखने में आ रहे हैं। उनमें यहाँ तक कहा गया कि एक जज जो थे उनको डराने धमकाने के लिए उनके घर में क्रैकर भी फेंके गए और इस सतह के ऊपर ये सारा कुछ हुआ।
तो मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी में मेरे जो हरदिल अजीज़ चीफ जस्टिस साहब हैं, जो मेरे हीरो हैं और जिनका मैं दिल से एहतराम तो भी करता हूँ और मोहब्बत भी करता हूँ, क्योंकि मुझे उनमें एक डेमोक्रेटिक और एक अजीम डेमोक्रेटिक जज नज़र आते हैं। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहीद का केस का फैसला उन्होंने किया, जैसे उन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ डिसीजन लिए, जैसे धरना केस के ऊपर लिए। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये यकीन है उनके ऊपर, और मेरा ये यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब मेरा ये यकीन तोड़ेंगे नहीं कि वो इस पे कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे और किसी मसलहत के बगैर, किसी भी सियासी ज़ाती क्या कहते हैं ग्रीवेंस के बगैर इस पे लेंगे। क्योंकि ये मसला ना पीटीआई का है, ना ये सना नकवी का है, ना ताहिर मलिक का है, तो ये मसला पाकिस्तान की जुडिशरी का है। अगर हमारे जजेस कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, और हमारे वैसे कौन से हमारे जजेस माजी के अंदर इंसाफ का वर्ल्ड कप जीत के आए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस मौके पे भी हमने हाथौला रखा और हमने इसको एड्रेस ना किया या इस पे खामोशी इख्तियार की, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में अब गेंद है, उन्होंने ये साबित करना है कि वो वाकई चीफ जस्टिस हैं और वो अपनी जुडिशरी और जजेस ब्रादर के तहफ़्फ़ुज़ और उनके नामूस के लिए किसी भी इकदाम से परहेज़ नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये ख़त तो बहुत सीरियस है और इसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। ठीक है मलिक साहब, जुडिशरी में तकसीम के हवाले से ख़बरें और यूँ कह लीजिए कि तज्ज़िये से पहले भी हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अब एक ये नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, नया तनाज़ा हमारे सामने आ चुका है, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स इस लेटर के किस तरह से देखते हो? नहीं, इसका तो तकसीम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक बिल्कुल एक पढ़ी लिखी नई बहस है ना। एक रियासत होती है, रियासत के कुछ इदारे होते हैं जो मॉडर्न रियासत है, उसमें कहा जाता है कि चौथा पिलर मीडिया, चलो उसको भूल जाए, वो तो काफ़ी हम पे छतरोल हो गया, वो आज़ादी जुदी की कहानी ख़त्म हो गई। चलें, अब अदालतों का काम होता है आज़ाद अदलिया और हुकूमत, ये रियासत के इदारे हैं। तो ये मैं इसको, क्योंकि उर्दू में ना ही कहूँ तो बेहतर है, दिस इज़ ए वॉर, स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ। रियासत इज़ फाइटिंग विद रियासत। यानी कि मैं जिस तरह मैं अदालत हूँ, मेरा एक अपना काम है। ये अदलिया की तकसीम की स्टोरी नहीं, ये स्टोरी ये है कि 6 जजेस मेरे कह रहे हैं। मुझे राना बहुत अच्छा लगता है जब ये कहता है कि मुझे मेरे हीरो है मेरे चीफ जस्टिस, क्योंकि राना की खूबसूरती है कि जो भी सर्विंग चीफ जस्टिस होता है, जो बड़ा अफसर होता है, उसे ये इसका हीरो होता है, बड़ा प्यार करता है। मैं इसे सीखता हूँ ये चीज़ें। तो अब 6 जो हाई कोर्ट के हमारे जजेस हैं, उन्होंने ये कहा है, तकसीम कर उन्होंने ये कहा है कि जो सरकारी इदारे हैं, जो सरकारी मशीनरी है, हमारे काम में रुकावट होती है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक इतना बड़ा एविडेंस है कि हमारी अदलिया पे प्रेशर है, हम पे दबाव है। हम जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं करते, हम दबाव के मुताबिक करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हमने अपने आप को 2024 में दुनिया को बताना है कि हम एक सेन, एक डेमोक्रेटिक और एक नॉर्मल रियासत है, नॉर्मल रियासत में कोई बड़ी बात नहीं करी, ये फुल स्टॉप है। यहाँ पे हमें क्लियर होना पड़ेगा, यहाँ इन जजेस को माफ़ी मांगनी चाहिए या इनको क्लियर करना चाहिए कि हमारी परसेप्शन गलत है। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो कि ये कि हमें बात समझ नहीं आई, मगर ये कोई इतनी छोटी मोटी बात नहीं कि टॉक शो के साथ खत्म हो जाए। दिस इज़ ए वेरी वेरी सीरियस थिंग कि आपके एक पूरे इदारे ने एक रियासत के इदारे ने कह दी कि हम अंडर प्रेशर। तो राना साहब, जो कन्वेंशन बुलाने की बात की गई है इसी खत में, आपको लगता है बुलाया जाएगा? अच्छा देखें, मुझे मलक का शुक्रिया, ये मुझसे सीखने की कोशिश करता है और मैं वो वाहिद टीचर हूँ जो पढ़ाने के, टीचिंग के पैसे नहीं लेता इससे। मेरी ख्वाहिश है कि ये इखलाकी सबक सीख जाए जो इसे याद नहीं है। मैं तो जब भी किसी को इन्वर्टेड कॉमा में कहता हूँ मेरा हीरो है, तो मैं तो उसके कोर्ट में गेंद फेंक रहा होता हूँ कि तुम हीरो तो अब हीरो बन के भी दिखा दो। अच्छा। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाकई मैं अगेन जो बात आप ज़रा थोड़ा परसीव ज़रा सही नहीं कर सकी, ये कोई जजेस ब्रादर्स के अंदर तकसीम वाला इशू नहीं है। ठीक है ना। हाँ, इसमें बारीक पहलू एक है तकसीम का भी, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि एक केस के हवाले से जब हमने ये कहा कि ये नाकाबिले समाअत है, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने कहा नहीं ये काबिले समाअत है, तो तकसीम तो नजर आ गई। फिर दूसरी चीज ये है कि जब मैं तकसीम कहता हूँ, तो मैं जब ये कह रहा होता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इस पे अब फैसला करें, तो मैं इस खौफ से ही कह रहा होता हूँ कि जुडिशरी तकसीम का शिकार है। ठीक है। फिर जब मैं ये कह रहा होता हूँ कि ये जजेस की बात को सीरियस लें, तो इसलिए कह रहा होता हूँ कि क्योंकि जो मुखालिफ जजेस हैं उनका हशर देख चुके हैं, उनका हशर को मैंने इतना अच्छा नहीं देखा। यानी किसी दुनिया के महज़िब मुआशरे में, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं देखे ना ये कहते हुए दिल दुख रहा है कि हम अपने आप को महज़िब कहलवा भी सकते हैं कि नहीं,
कि एक अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो इस्तीफा देता है और इस्तीफा देने के बाद वो ये कहता है कि मुझ पे दबाव बढ़ा है इसलिए मैं नहीं कंटिन्यू कर सकूंगा। ठीक है, उसके फौरन बाद एक खातून कहती है देखा दुम दबा के भाग गया। यानी इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैसियत का अंदाजा करें कि जब वो इस्तीफा देते हैं तो कोई जुडिशियल कमीशन ये नहीं कहता कि नहीं तहकीक करें कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। ठीक है, वो कहते हैं हाँ अभी आगे 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 चलो साड़ी लाइन सीधी होगी। ठीक है, और एक खातून कहती है दुम दबा के भाग गए। ठीक है, और एक क्या कहते हैं हमारे लीडर जो उन्हीं अदालतों से सारे ड्राई क्लीन होकर बाहर निकले होते हैं, वो कहते हैं कि ये देखा ना ये मेरे मुखालिफ जो होते हैं अल्लाह उनसे इंतकाम लेते हैं। भाई आप अल्लाह के बड़े करीब हैं यार, हम बड़े गुनाहगार लोग हैं जो हमारी अल्लाह नहीं सुन रहा और हमारी जान मुसीबत में डली हुई है। ठीक है, लेकिन ये है कि जब ये सारा कुछ होता है और बाकी जजेस खामोशी इख्तियार कर जाते हैं तो तकसीम तो नजर आ गई। अब ये 6 जजेस ने जो कुछ कहा, इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के हवाले से भी उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है और बाकी मामलात पे भी किया है, इदारों पे भी किया है। अब ये देखना चीफ जस्टिस साहब को है कि अगर तकसीम नहीं है तो वो इस खत को लेके इस पे क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। रद्द-ए-अमल क्या आएगा? आपको लगता है कोई स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल होगा? पहले ये कोई नई बात नहीं, आपको जस्टिस सिद्दीकी याद है, उन्होंने तो एक बार में बड़ी स्पीच की थी। उनका तो केस अभी 2.5-2 साल के बाद लगा है, मतलब वो एक एविडेंस है, बहाल हो गए वो, बहाल हो गया। मैं मतलब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि इनके जो हीरो हैं वो मेरे भी हीरो हैं, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में ही रहना है। तो उन्होंने तो फैसला कर दिया। अगर जस्टिस सिद्दीकी का भी यही इल्ज़ाम था ना कि जी मुझ पे दबाव है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं जो इससे बहस जो करना चाह रहा हूँ कि कुछ मफरूज़े होते हैं, मतलब कुछ जो जदीद रियासत के कुछ मफरूज़े हैं वो उसके, जिस तरह आप कहते हैं ना कि पानी और ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, बतौर इंसान में बात कर रहा हूँ, इसी तरह आज़ाद अदलिया के बगैर आप डेमोक्रेसी नहीं जिंदा रख सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी रियासत नहीं जिंदा रख सकते, रियासत नहीं जिंदा रख सकते। पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया से क्या मुराद है? आज़ाद अदलिया से मुराद क्या है? इशू क्या बन रहा है? आज़ाद अदलिया होगी तो उसका तासब नहीं होगा। वो कहते हैं आप तो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आपकी तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। अगर आप वो देखें ना, जो इंसाफ की देवी है उसकी आंखें बंद की होती है। तो मैं पहले समझता शायद पैसे मांग दिए, तो मुझे राना जैसे एक समझदार आदमी ने बताया कि यार ये इसका सिंबल ये है कि कानून अंधा होता है। कानून ये नहीं देखता कि मेरे सामने पंजाबी खड़ा है, मेरे सामने सिंधी खड़ा है, मेरे सामने पीपल्स पार्टी का खड़ा है, मेरे सामने उसके सामने एक सिटीजन है। कानून अंधे होने से मुराद है। तो जब आपके इदारे नहीं कह दिए हम आज़ाद नहीं है, तो मेरा ख्याल है हमारी सारी जो क्वेश्चन है ना रियासत का, इस निज़ाम का, वो बड़ा बड़ा बेसिक क्वेश्चन बनता है। मैं तो इसको बड़ा सीरियस समझ रहा हूँ। अदालती निज़ाम पर हमारे पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम किस तरह से सवालिया निशान है, एक के बाद एक 130वें नंबर पर हम ऐसे ही नहीं आ गए। हालात तो खुलकर हमारे सामने आ चुके हैं। आपकी मेहरबानी है कि आपने 10 नंबर ऊपर कर दिए। नहीं तो मुझे तो 40 का पता था, 140 का, लेकिन 130 आप अच्छी बात है। हमें बतौर पाकिस्तानी नहीं 10 आप ऊपर बढ़ाएं, 10 मैं बढ़ाऊं, 100 तक ले आए किसी तरह ना, आपको इंसाफ मिलता है अदालतों से। ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन जस्टिस सिद्दीकी साहब के सच बोलने के ऊपर इनके जजेस ब्रदर्स इनके साथ नहीं खड़े हुए थे, बल्कि उनकी जबान बंदी करते हुए उनकी नौकरी से बर्खास्त किया, सारा कुछ किया, तो ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं। भुट्टो का केस, ठीक है, जस्टिस नसीम ने नहीं कहा था कि जी हम पे दबाव था। मुझे अच्छी तरह याद है, थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, ये जब फंडिंग केस हुआ था सियासतदानों के पैसे लेने का, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि फैसला था उस दिन, तो उनको चीफ जस्टिस साहब को वहाँ के एक पर्ची पहुंचाई गई किसी बासर ओहदेदार अफसर की। अच्छा। तो वो उन्होंने असगर खान केस की बात, असगर खान केस, ISI के से पैसे लेने के पैसे के, उसमें हमारे जाने जिगर नवाज शरीफ का भी नाम आता है। लेकिन दरवेश आदमी थे, उन्होंने मेरे ख्याल 5 लाख रुपए लिए थे। 5 लाख के, तो अब वो जो टायर मरियम साहिबा कह रही है ना, वो 5 लाख के उस टायर का पंचर भी नहीं लगेगा। तो डॉलर ही तो 1,000 रुपए का था। यानी कि वो उस वक्त के मुताबिक जो भी फैसले करते हैं वो उस वक्त के डॉलर के मुताबिक फैसले करते हैं। एक बात साबित हो गई। तो बात यह कि जुडिशरी ने कब ये साबित किया कि वो खड़ी हो सकती है। मैं एक बड़ी अजीब सी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की जुडिशरी के 4 जजेस के नाम लेना जिन्हें हम कहें कि यार ये आइडियल थे, वो चारों गैर मुस्लिम हैं। जस्टिस कार्नेलिस, जस्टिस भगवान दास, के काउस, और एक नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, मैं कार्नेलिस, ठीक है ना।
ये चारों गैर मुस्लिम है। मैं ये कुछ नहीं कह रहा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हम बड़े, हम तो क्या कहते हैं, हम तो खड़े में इस्लाम के इंसाफ के साथ, लेकिन ये कि सिखाता है, हम सीखते नहीं। अब मैं चीफ जस्टिस साहब से कुफर का निजाम चल सकता है, इंसाफ का निजाम, तो मैं तो यही तवक्को करता हूँ कि इस खत को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जाएगा, क्योंकि ये 6 जजों की मुतफिका राय है। आप तो फैसले मानते हुए कह देते हैं कि नहीं 3-5 का फैसला आया था, ये तो 6-6 का फैसला है। उठाते हैं कि जो फैसले आए थे वो गलत फैसले थे, और ये बड़े एहतसाब भी होना चाहिए। इसमें बड़े संजीदा इल्जामात हैं मलिक साहब। ये इसमें ये एक खाली ये नहीं है कि उन्होंने 6 जजों ने एक इदारे के कर दिया है, इसको ओवरऑल अगर आप इस खत को समझे ना, तो हमें ये समझ आ जाएगी कि हमारे यहाँ फैसले कैसे होते हैं। इसमें एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारा जो अदालती निज़ाम है ना, जो लोग फैसले करते हैं वो अच्छे इंसान होते हैं, इस पे बहस नहीं, मगर वो हमेशा एविडेंस से करते हैं। मेरे लिए जो कंसर्न ये बन रहा है कि अगर 6 जजेस ने ये कहा है, जिस तरह हम जर्नलिस्ट में अपने जर्नलिज्म की तो अलग बे आती है ना, तो लॉ की जो अलग बे ये है कि जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं आपके पास एविडेंस होता है। तो जब आपके हाई कोर्ट के 6 जजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कह रहे हैं कि हम पे दबाव है, तो इसका मतलब है कि उनके पास एविडेंस भी है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो ये बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो जुडिशल काउंसिल है उसके पास एविडेंस जाएगा। और काजी साहब तो वैसे भी आजकल आपको पता है वो लाइव कवरेज के बड़े दिलदादा हैं, वो उनको बहुत अच्छी लगती है, प्रमोट करते हैं। तो वो पता नहीं, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी कोई लाइव कवरेज हो जाए, क्योंकि उनके आने के बाद हमने देखा काफी सारी तब्दीलियां आई, तो इस लेटर के बाद आपको पता है कि जो इस खत है इसमें उन्होंने बहुत सारे वाकयात लिखे हैं कि कैसे अगवा करने की कोशिश हुई, एक जज के घर में खुफिया कैमरे नस्ब थे जो पकड़े गए, जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और मतलब एक चीज नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें को नहीं चाह रहा कि मैं ज्यादा शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे मामला जो हैं वो अदालतें ही उसे देखें। तुम जज नहीं हो यार। हाँ नहीं, अगर मैं जज होता तो मैं तो फिर बिल्कुल भी बात ना करता, अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं इसे पी जाता। तो कैमरा चूके भेज दे रहा नहीं, कैमरा की चूके मैंने तो वो निकाल के शादियों में इस्तेमाल कर लेना था, लेकिन असल चीज ये है कि अगर हमारे जजेस का ये आलम है कि उनके निजी जिंदगियां, अब मुझे बताएं ना, ऑडियो रिलीज हो जाती है जजेस की, वीडियो रिलीज हो जाती है जजेस की, ठीक है, आप किस किस तरीके से उन जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, किस किस तरीके से उन जजेस को मजबूर करते हैं अपने फैसले कराने के ऊपर, तो ये सिलसिला कहीं तो रुकेगा ना, कहीं तो रुकना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि ये मामला उस तरह टेकअप ना हो जिस तरह होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हम पुरानी तनख्वाह पे ही काम करना चाहते हैं, ये और उसी रद्दी की टोकरी में जा हाँ, हम उसे सकता है। पुरानी तनख्वाह पे काम करना चाहते हैं, दैट्स इट, और इससे ज़्यादा कुछ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से। कल जो गैस की कीमतों में इजाफा सामने आ रहा था, उसके बाद वो काफ़ी बरहम थे, परेशान दिखाई दिए, और इजहार बरहमी के बाद उन्होंने कहा कि एक नया लाहेअमल होना चाहिए, स्टेबिलिटी मुल्क में आनी चाहिए। आज की उनकी स्टेटमेंट है, राना साहब आप ही से शुरू करूंगी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सबको साथ मिलकर चलना होगा तो ही मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है, इस्तेहकाम आ सकता है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ किस तरह से इंटरलिंक है ये तो सबको पता है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को उनके, और आपको क्या लगता है कि हाथ बढ़ाने की बात अगर की जा रही है हुकूमत की जानिब से, तो क्या मुफाहमती सियासत अमल पैरा होंगे इस पर? वो गालिब साहब का एक शेर है कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादाखार होता, ठीक है ना। ये जो कुछ भी वो कह रहे हैं, मुझे तो बाज़-औक़ात ना अपना सर पीटने को दिल करता है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जिसमें जो हम पे जुल्म करने वाले हैं ना, वो फरियाद भी हमारी जगह खुद करते हैं। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट भी है, जो लोग हमारी तबाही के जिम्मेदार हैं वो हमें रोने भी नहीं देते, रोते भी वो खुद ही हैं। जालिब के नज़में मैं नहीं मानता, मुझे और मलिक को पढ़नी चाहिए। जालिब की नज़में जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब पढ़ रहे होते हैं, मैं नहीं मानता। भाई किसे नहीं मानते, और जिन्हें तुमने मानना है या नहीं मानना उनके लिए तो डिग्गियों में बैठ के जाते हो तुम, तो तुम्हारे मानने ना मानने से क्या। अब जरा सुनिए, कहते कशकोल की पॉलिसी को तर्क करना होगा, जुमला सुनिएगा। अब तो कशकोल लेकर ना भी जाए तो अगले कहते हैं कि कशकोल इसने बगल में दबा रखा है। कौन जिम्मेदार है, कौन है जिसने ये हालात पैदा किए,
कौन है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया? कौन है जो 1981 से इस पाकिस्तान के साथ जुड़ गया है एक जोंक की तरह? कौन है जो खून चूसता है? कौन है जो इस मुल्क के वसाइल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है? कौन है जिसके बच्चे खरबोपति हो गए? कौन है जिनके ऊपर अरबों रुपए की टीटियों के जरिए पैसे बाहर भेजने के इल्जाम लगे? कौन है जिनकी फैक्ट्रियां 1 से 34 हुई? कौन है जिन्होंने बाहर जाके बंगले महल बनाए? कौन है जिनके अकाउंट जो हैं आसमानों को छूते? जिनके छूते वो हमसे कह रहे हैं कि ये मुल्क तबाह हो गया। यार किसने किया? मैं कहूंगा पाजी यार शेख जरा अपने वल देख, आप अपनी तरफ देखें तो सही सर। फिर आप कहते हैं जी सबको साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है। बूशा बीबी कह रही है कि मेरे शहद में जहर मिलाया गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जेल के अंदर मेरे साथ नारवा सलूक होता है। खवातीन जो जेल के अंदर बंद हैं वो कहती हैं कि हमारी जमानतें हो जाती हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। फिर जनाब अली जो पाकिस्तान के आम आदमी है वो कहते हैं हम भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे कुत्ते भी वो खा रहे हैं जो हम ख्वाब में नहीं सोच सकते। तो फिर आप कहते हैं कि जुल्म रहे और अमन भी हो। आप अजीब कार्रवाई डालते हैं, आप ही मारना है कुंडिया, आप ही खींचना है डोर, ठीक है। तो भाई खाली लफ्जों से अब पेट नहीं भरने। आप ये कह रहे हैं ना मलक रोता है रोज ही, ये मुझे कहता है रोता है, मैं कह रहा हूँ ये रोज ही हंसता है कि जनाब अली इतने 100 अरब रुपए तो हम सिर्फ इस अलीट क्लास की अय्याशियों पे खर्च देते हैं, ठीक है। 220 अरब रुपए तो पेट्रोल खा जाती है ये हमारा क्या अलीट क्लास, और ऊपर से इल्ले तले खत्म कर दो ना। फिर भी फीस माफी छोड़ दो ना, सामने आ रही होती है। आज चीमा साहब की बात कर रही हूँ, फिर भी फीस माफी की दरखास्तें सामने आ रही होती हैं। फीस तो ये लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना। उन्होंने फैसला किया कि सुबह डबल रोटी भी कह रहे थे वो एक कम कर देंगे, अंडे भी कम कर देंगे। तो बड़ा उन्होंने घर में इजलास किया, उन्होंने कहा वो अपना दूध भी आधा कर देंगे। उन्होंने कहा जी फीस। अच्छा, हुकूमत के कॉलो फेल में तजाद क्यों है? फवाद चौधरी साहब इसी तरफ इशारा कर रहे थे। आप एक तरफ मुफाहमत की बात करते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां करते चले जाते हैं। हुकूमत का काम ये तो नहीं है ना? अभी भी बात अगर कर रहे हैं, कल परेशान थे जी गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इज़हार बरहमी था, आज उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया सारी रात लगा के कि जी सबको साथ मिलकर चलना होगा। तो फिर करके दिखाएं अमन। मैं और राना ना अभी हम खुर्शीद कसूरी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा ना, उन्होंने इफ्तारी पर मैं बुलाया था, तो मैं बिल्कुल वो सेल वड़ाई के साथ बैठा था। तो मुझे बड़ी वड़ैच में ना एक हमारी सियासत की ना कभी कभी बड़ी विजडम उसमें नज़र आती है। वो बिल्कुल यही जो आपने सवाल किया ना, तो अब मैं उसको कोड करूँगा सुहेल वड़ैच को। तो वड़ैच ने एक बड़ी सेंसिबल बात की है यहाँ पे। वो कहता है देखो अगर आपने सबको लेके चलने का, आपके सवाल का जवाब दे रहा, अगर आपने सबको लेके चलना है तो फिर इमरान खान को आप माइनस नहीं कर सकते। मेरी राय है, पॉलिटिकली मैं बात करूँ, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, मैं पॉलिटिकल बात करूँ, लोग उसके साथ है। आप अगर उसको इस प्रोसेस से निकाल देंगे ना, जो चीज़ मुझे उसकी बड़ी एक वाइज जो उसने बात की है, उसने कहा जब आप इमरान को सियासत से बाहर रखेंगे ना फिर वो दुश्मन है आपका। देखिए ना, मैं और हम ये इख्तलाफ करते हैं, हम दोस्त भी हैं, इख्तलाफ भी करते हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। तो वो कह रहा था कि अगर आपने इमरान को सियासी तौर पे ख़त्म करना है तो सियासी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। Obviously. ये बड़ी टेक्निकल बात है। अब आपने इमरान को कर दिया नॉक आउट कर दिया, उसका बल्ला भी, मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ, आपने उसे बल्ला भी ले लिया, उसकी पार्टी भी ले ली, फिर वो हमारा जिगर बड़ा खूबसूरत है, फैसले बड़े अल्लाह करता है, उसको 2 महीने के बाद समझ आती है कि यार सुन्नी तरीक का तो वो कागज़ी कोई नहीं थे, वो तो हिस्सा ही नहीं लिया, वो ख़त्म है खां की, वो चिक्के लगाने ख़त्म है, वो कुदरत उस पर मेहरबान है। अब मेरा सवाल ये है कि इस तरह अगर आप डिवाइडेड पाकिस्तान को पोलिटिकली रखेंगे, एक पोलिटिकल पर्सनैलिटी है, मेरी राय में मोस्ट पॉपुलर है, मेरी राय में, तो अगर आप उसको जेल में रख के फ्रीज कर देंगे कि मीडिया से वो बात नहीं कर सकता, सियासत वो नहीं कर सकता, तो किस तरह आप सबको लेके चलेंगे? फिर तो बाकी राणा ही बचता है, फिर एनी लाई हो मैंने लाई हो। तो अगर आपने सबको लेके जाना है ना, तो फिर आपको एक कॉमन पॉइंट बनाना पड़ेगा। मतलब मैं आपको थोड़ी सी फतह मक्का की तरह, मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं रिलीजियस वाइज, तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि यहाँ तक कह दिया गया कि अगर कोई बंदा दरख्त के साए के नीचे भी आ जाएगा उसको भी माफी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि सच, मतलब था कि यार खुदा के लिए मुझसे माफी ले लो, लड़ाई ना करो, मतलब फिनिश इट, लेट्स डू समथिंग न्यू, मूव ऑन जस्ट। तो अब अगर आपने सबको लेके चलना है, अगर आपका मतलब इसके, अगर तो मुझे तो लगता है मतलब तो आपको सामने साथ इस रियासत के भी साथ बैठना होगा। आप वजीर आज़म, आप रियासत को भी बैठाएं, इमरान को भी उठाएं, उसको कोई यार एक कॉमन पॉइंट निकालो, और कॉमन पॉइंट बड़ा आसान सा है तो जिसपे कोई लड़ाई नहीं। ये मशवरे तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े अरसे से देते आ रहे हैं, अब क्यों नजर आया है उनको? नहीं, मुशाहिद को इसलिए कि 6 साल पूरे हो गए ना सेनेट के। शायद मुशाहिद साहब की खूबी है कि वो 6 साल में जब लास्ट दिन होते हैं ना, तो फिर वो बिल्कुल सच बोलते हैं। अब देखिए अगली सीट उनको मिलती है कि नहीं, फिर अगला फैसला बाद में करेंगे। ठीक है राना साहब, नवाज शरीफ माइनस की बात तो इमरान खान की हमने देखा, माइनस भी होगी, बल्ला छिन गया, पार्टी तितर बितर हो गई, सब कुछ खत्म। लेकिन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो साजिश हुई वो पार्टी के अंदर से हुई,
ये मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। ये तो बड़े अब सुनिए, मैं खुलते जा रहे हैं एक के बाद एक। मलिक साहब की बात कोई थोड़ा सा ना, मैं चारों इस पे भी मैं बात करूंगा। आज जब हम इफ्तार पे गए तो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी वहाँ मौजूद थे। मैंने जो आज एक चीज़ समझी जो उनकी बातों से, कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का फैसला हुआ ना, हम तो डाल देते हैं ना ज़ियाउल हक के ऊपर, एक आमिर के ऊपर कि डिक्टेटर ने फैसला किया और उसने फांसी देनी थी। नहीं, फांसी देने के जुर्म में उस वक्त के तमाम सियासतदान शरीक थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्टेब्लिशमेंट से मिलके भुट्टो को सीट से उतरवाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को के खिलाफ मुकदमा बनवाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी जब हुई तो खामोशी इख्तियार की। वो कहते हैं कि जब फांसी के बात शुरू हुई तो तहरीक इस्तक़लाल के इजलास में असगर खान साहब ने ये कहा कि भुट्टो को फांसी का फैसला हुआ है, तो दो लोग थे जिन्होंने मुखालफत की कि नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ने कहा कि फांसी होनी चाहिए। अच्छा। क्या मुफ्ती महमूद साहब ने मुखालफत की फांसी की? क्या उस वक्त के वली खान ने फांसी की मुखालफत की? क्या दरीशक ने फांसी की मुखालफत की? या मजारियों ने मुखालफत की? किसी ने नहीं की। किसी सियासतदान ने भुट्टो शहीद की फांसी की मुखालफत नहीं की। ठीक है ना? इसका मतलब ये कि सियासतदान खुद चाहते थे कि भुट्टो साहब शहीद हो जाए। और अगर आज भी इस मसलहत का शिकार रहेंगे ये, आज भी इमरान खान को इसलिए फाइल लगने देंगे या वो रगड़ा लगने देंगे कि अच्छा नू लगे, ये हमसे पकड़ा ही नहीं जाता। ठीक है, हम सियासी मैदान में इसे पकड़ ही नहीं सकते, तो इसे रगड़ा, तो ये मुजरिम है सारे। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह जब ये कहते हैं कि या इमरान रहेगा या हम रहेंगे, तो ये क्या दो ग्रोहों की, कबीलों की जंग है? पीपल्स पार्टी तो कभी ऐसे जुमले नहीं कहती। आसिफ अली जरदारी 10 साल जेलों के अंदर रगड़ा खाते रहे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इधर से बिलावल उठाया होता था, इधर बख्तावर को गोद में उठाया था, सड़कों पे फिर रही होती थी, फुटपाथों के ऊपर जाके बैठी होती थी। ठीक है, उन्होंने तो आज भी बिलावल मेरा भांजा जो है वो इंतकाम की सियासत नहीं कर रहा। तो ये इनकी तरफ से हमेशा क्यों आती है ऐसी बातें कि हम मार देंगे? राना सनाउल्लाह कह देते हैं कि जी या इमरान रहेगा या हम रहेंगे। आप तारीख को मत दोहराएं। मैं एस्टेब्लिशमेंट को कभी जिम्मेदार नहीं समझता। मैं समझता हूं कि उस वक्त के सियासतदानों की मसलहतें, मुनाफकतें जो हैं वो हिस्ट्री लिखती हैं। भुट्टो को अदालतों ने फांसी दी, काश इस फैसले के अंदर यह भी लिखा जाता है कि वो तमाम सियासतदान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी पे खामोश थे वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ज़ियाउल हक है, तो शायद मामला कुछ और होता। और आज भी अगर कुछ होता है तो ये इमरान खान को, तो ये हमारे तमाम सियासतदान जिम्मेदार होंगे जो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इस चीज़ को होता देखेंगे। नहीं तो जो सिर्फ एक जुमला और कहूँगा, आई एम सॉरी, वो ये कि इमरान खान को अगर आपने हराना है तो इमरान खान को आप जेल में रख के नहीं हरा सकते, सियासत के मैदान में हरा सकते। इमरान खान को सजाएं दे के नहीं हरा सकते। क्या हुआ, 3 सजाएं दी आपने, ठीक है, वो तो जीत गया। आप सबको कहीं पे भी नहीं जीतने दिया उसने। आप उसको सियासत के मैदान में मुकाबला करें, वहां हराएं तो मुल्क को भी फायदा होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ब्रेक मुझे अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद मलिक साहब, सवाल आपसे इंतकामी सियासत का, जिसकी तरह भुट्टो जरदारी भी इशारा करते रहे कि नून लीग हमेशा इंतकामी सियासत पर बिलीव करती है और यही करेंगे वो अगर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, तो बात इस पर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इंतकामी सियासत के हवाले से, जिसकी तरफ इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बारहा इंतखाबी मुहिम के दौरान किया। जलसों जुलूसों में कहा कि अगर नून लीग हुकूमत में आ जाती है तो वो इंतकामी सियासत पर बिलीव करते हैं और इंतकामी सियासत ही करेंगे। और देखा जाए तो प्रिंसिपल एचएसएन जो इस्तीफ़ा उनका सामने आया है, कहीं ना कहीं से उस्मा बुखारी का बयान इस हवाले से भी वो कहीं ना कहीं कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं। इस हवाले से जो ये इस्तीफ़ा है वो इंतकामी सियासत का ही नतीजा है। और अब जो एहतजाज सामने आ रहा है स्टूडेंट्स का एचएसएन के, कि ये जो इस्तीफ़ा है वो बेसिकली प्रिंसिपल का नहीं बल्कि गवर्नर का हमारे सामने आना चाहिए और आचीमा का भी। कैसे देखते हैं आप इसको? मेरे ख्याल में वो स्टूडेंट का सही मुतालबा है कि अगर जिसने मुदाखलत की है, ये मेरिट के ख़िलाफ़ बात की है, जो सिस्टम के ख़िलाफ़ बात की है, मेरा नहीं ख्याल ये कोई पॉलिटिकली विजडम की निशानी है कि आप इसको इस तरह अपनी पावर का
को इजहार करने, बल्कि ये आपके लिए बैक फायर करेगा। मेरा ख्याल था कि ज़्यादा बेहतर था कि अगर आपने आहद चीमा को डिफेंड करना है तो आप उसको कहते कि दुनिया में होता है ऐसे, मतलब अगर वजीर आजम कहते हैं भाई कि आप 8 दिन के लिए सस्पेंड है, आप वजीर नहीं, आपके पास इख्तियारात नहीं, आप जाएं, आप प्रिंसिपल से मिलें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें। जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा, जब आप साफ निकलेंगे तो आप रीजॉइन कर लें, डोंट पनिश हिम। मगर आप एक पोजीशन पे ले लें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी, मेरा अपना ख्याल है, अभी तो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुई इस हुकूमत को, इतना सर पे इन्होंने इस केस को अपने ऊपर ले लिया और मैं और डिफेंड कर रही है, और डिफेंड कर रही है। मैं गवर्नर पे हैरान हूँ कि वो इतने इजलास बुला रहा है, वहाँ पे कर रहा है और फिर फैसला कर रहा है। मेरा ख्याल है इनमें पॉलिटिकल विजडम की कमी, इनको समझ नहीं आ रही कि इस तरह से काम से तो बहुत बेहतर था किसी अपना बंदे को, पार्टी के बंदे को कहते यार ये गरीब आदमी है आहद चीमा, तो अगर अरबों रुपए हैं तो नहीं बेचारा फीस दे सकता, क्योंकि मेरे पास जो डाटा आ रहा है उससे तो लगता है वो साढ़े या 15 चैनल रही सकता है। मुझे तो जितनी उसकी, अगर कल जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, तो मेरे लिए आपको 2 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो अगर वो इतने गरीब आदमी है, मैंने तो कल ऑफर भी कर दी थी कि हम तीनों भी तरह दे देते हैं, तो कैमरा मैन ने नहीं हो सकता है नौबत ही ना आए कल ये प्रोग्राम करने की, क्योंकि तारड़ साहब भी काफी कोशिश कर रहे हैं मनाने की प्रिंसिपल को। देखिए अता तारड़ साहब का तो मुझे खैर समझ नहीं आती, वो हमारे वजीर इत्तलात हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह चल जाते हैं। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, वो मुफाहमत की बात करते हैं, और तारड़ साहब कहते हैं मैं फटियां बांधांगा, मैं टब्बर खाने डकार ना मारा। ठीक है ना, वो किसी और तरफ चले होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, ये मुस्लिम लीग नून का माइंड सेट है। अभी बागबानपुरा में 2 दिन पहले एक MPA की जब गाड़ी, एक सब इंस्पेक्टर यासिर, उसने रोकी तलाशी लेने के लिए, तो फिर जो MPA ने यासिर के साथ किया वो कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह उसने उससे माफ़ी मंगवाई, हाँ जी, और उस बेचारे को मांगनी पड़ गई, वो बेचारा को ट्रेनी सब इंस्पेक्टर था, अभी आगाज में था। सो आना थी। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि अब आपका सिक्का चलेगा? कानून कोई चीज नहीं है, इखलाकियात कोई चीज नहीं है, कोई चीज मैटर नहीं कर रही सिवाय आपकी ताकत के। और ये जो मलक कहता है दुखी दिल से कि यार हम सब पैसे डाल के उनकी फीसें दे दें, ठीक है ना, तो इसकी जरूरत क्या है? तो पैदल घर जाऊंगा, वो पेट्रोल के पैसे भी मैं इसकी जरूरत ही नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है, ऐसे ही गरीबों की मदद के लिए है ना, ठीक है ना। तो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, जो है ना, यूनाइटेड नेशन का यूनेस्को एक इदारा है, वो तालीम के लिए काम करता है, वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। और फिर ये है कि देखें, वो बेचारे इतने गरीब हैं, विफाकी वजीर हैं, और फिर ये ब्यूरोक्रेट, तगड़े ब्यूरोक्रेट थे। ठीक है, लाहौर में तो सब इंस्पेक्टर मान नहीं होता, 5 साल गुजार ले चे जाए कि आप DCO और ये वो लगे रहे, तो LDA जैसे के चेयरमैन रहे हो, तो फिर तो बात ही कुछ और होती है। और सोशल मीडिया पे जो कुछ उनकी तफसीलात चल रही हैं जायदादों की, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ कि उन्हें तो खुद 4-5 एचिसन बना के, और अपने बच्चों को कहना चाहिए कि आप इसमें चाहे फिरें, चाहे खेलें, चाहे कुछ भी करें, कुछ भी करें। ठीक है, अगर पाकिस्तान के अंदर ताकतवर इस सतह पे, आई एम सॉरी टू से लफ्ज़, के इस सतह के ऊपर हिरस का शिकार हैं कि वो खरबों कमाने के बावजूद वो फीस जो अकाउंट में जानी है किसी इदारे के, ठीक है, वो देने पे तैयार नहीं है, तो आप किस मुंह से बाकी लोगों को कहते हैं कि वो कानून की इज्जत करें, कानून का एहतराम करें? कुछ ना होता। वजीर आजम साहब सिर्फ 2 वफाकी वजीरों को, अता तारड़ को और क्या कहते हैं चीमा साहब को कहते हैं कि आप इस पर खामोशी इख्तियार कर जाएं। गवर्नर पंजाब को कहते हैं कि जी मामले को यही खत्म कर दें, क्योंकि ये इदारों की इज्जत का मामला। इदारे खाली क्या सुप्रीम कोर्ट या इदारे खाली पार्लियामेंट हैं? इदारे वो इदारे नहीं है जहां पे कौम के अंदर जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बनता हो। और फिर एचिसन जैसा मोजिज इदारा जहां से पैदा ही हुक्मरान होते हैं, हमारे बच्चों को तो 3 पहियों की साइकिल नहीं मिलती, वो तो घोड़सवारी कर रहे होते हैं कीमती घोड़ों के ऊपर। इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, उनके घोड़ों की नहीं उनकी भी, अच्छा उनकी अपनी, अच्छा तो अंदाजा करें आप उनके साथ ये सलूक करें। अभी कुछ दिन पहले A लेवल वाले बच्चों के साथ जो कुछ किया आपने,
ठीक है ना, जिस तरह उन बच्चों के फ्यूचर को तबाह किया गया, जिस तरह A-लेवल वाले बच्चों के साथ वो आपने धोखाधड़ी की, ठीक है ना, तो क्या यार, चलो साड़ी तक है, हम तो है ही मरने के लिए, हमारे नसीब में मरना ही लिखा हुआ है, लेकिन यार ये जो रोशन पेशानी वाले बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके हमारे बच्चों का हुक्मरान बनना है, यार उनके लिए थोड़ी सी ईमानदारी कर दो। क्या जाता है तुम्हारा, कुछ पैसे थोड़े से दे दोगे, अल्लाह वैसे और दे देगा। आधे तो वैसे ही वहाँ से अमेरिका कनाडा चले जाते हैं। सही कह रहे हो। वज़ीर आज़म साहब के स्टेटमेंट से लगता है कि नून लीग को फिलहाल काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। बात अगर पीपल्स पार्टी की कर लें, मलिक साहब आप ही से सवाल कर लेती हूँ, पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, जिस तरह से सेनेटर तलहा महमूद मौलाना फजल रहमान की जमात छोड़कर पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का ही अगला जो दौर है, आने वाला रोशन दौर है, नून लीग के लिए टफ टाइम पीपल्स पार्टी ही? मैं सेनेटर इनकी थोड़ा जब स्टडी कर रहा था ना, सेनेटर तल्ला की, तो उनका एक आर्गूमेंट था, उनका आर्गूमेंट था कि जो मौलाना की जमात है ना, वो कह रहे थे जो उनकी पुरानी जमात है, तो हम फोकस कर गए हैं KP की और बलूचिस्तान, तो वो वहाँ से देखें ना, जो बंदा 18-19 साल से पॉलिटिक्स में है, सेनेटर है, उसका भी नाम से तो बेहतर ही है ना। तो उस बंदे का आर्गूमेंट ये था कि मैं समझता हूँ कि मुझे पाकिस्तान की सियासत जो नेशन वाइड है, ये एक अहम, मुझे सबसे बड़ा जो आर्गूमेंट सॉलिड लगा वो ये लगा कि मौलाना की को जो सियासत होगी उसने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं किया। उन्होंने कहा हमारी जो मेरी पहली जो जमात है ना JUI, वो फोकस कर गई सिर्फ बलूचिस्तान और KPK से बाहर नहीं निकल पाई। तो पीपल्स पार्टी, मुझे दिस इज स्टेटमेंट कि कैसी जमात है जो नेशन वाइड है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर ज़माना फिक्रा भी था ना, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। अब अगर इस वक्त मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी नेशन वाइड पार्टी है, क्योंकि जितनी पीपल्स पार्टी ने अपने आप से जो सबसे बड़ी ज्यादती किया वो किया पंजाब के साथ, वो अपना पंजाब से उन्होंने लिंक तोड़ दिया। लगे मैं छोटा बहुत, मेरी मेमोरी बहुत छोटी है, मगर मुझे पता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का दिल धड़कता था यहाँ पे भुट्टो के लिए, और पंजाबियों ने तब साबित किया था कि हमें कोई सिंधी हो, बलोची हो, जो पाकिस्तानी हमारा लीडर है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को पंजाब भी आना पड़ेगा, बड़ा लाजमी आना। पंजाब में कमबैक कर जाएगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि हमने इंतखाबी मुहिम के दौरान काफ़ी बिलावल साहब की अच्छी स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह से उन्होंने जलसे किए, इंतखाबी रैलियाँ उनकी जानिब से निकाली गई, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जो कि अवाम की तरफ से था। देखिए पहले तो तल्ला साहब की ना, मैं भी थोड़ी सी आपसे वो करना चाह रहा था। देखें वो पिछले 3 बारियों से सेनेटर हैं JUIF के। इस बार JUI ने उनकी जगह किसी और को कैंडिडेट नामजद किया, जिसके बाद उन्होंने अब पीपल्स पार्टी की जानिब रुख किया है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, पाकिस्तान अगर आपने मजबूत और तवाना रखना है ना, तो विफाक की सतह की जमातों का होना बहुत ज़रूरी है। नून लीग बदकिस्मती से अब सिर्फ पंजाब में महदूद हो गई है, वो भी अगर पंजाब के हलके खोले ना जाएं और उनके काउंटिंग दोबारा ना हो, तब तक ये पंजाब की एक जमात मौजूद है। मरियम नवाज़ी गुड गवर्नेंस पे सब कुछ बेस करता है आने वाले टाइम में। चलें वो तो देखेंगे ना कि खाली टिकटॉक से गुड गवर्नेंस होती है कि नहीं होती, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी में वो स्ट्रेंथ मौजूद है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था, मुल्क दुश्मनों ने वो जंजीर तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की वहदत कमज़ोर हो जाए, फेडरेशन कमज़ोर हो जाए। तो पाकिस्तान को ऐसी जमातों की ज़रूरत है जो चारों सूबों में पॉपुलर हो। तो एक तरफ तो ये हो रहा है कि खामोशी से इलेक्शन कमीशन पे मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत दिला रही है, जो नोटिफिकेशन भी हो गए, कामयाबी हो गए, उनको भी रिजेक्ट करके अचानक मुस्तरद वोट, जैसे बारिश में केचुए निकल आते हैं ना पानी से, ऐसे मुस्तरद वोट डब्बों से बाहर, मलिक साहब बाकायदा डब्बों से निकल आए बाहर मुस्तरद वोट के, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आवाज देके कहा कि हम बाहर निकल आए, खुदारा हमें दोबारा से गिन लो। अच्छा। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने गिनना शुरू किया और एक वोट ने तो कहा मैं 502 हूं, नाम रखा था। हाँ, और शुरू करो। वो एक वोट जो था मुसलसल ये कहता रहा कि आप मुझे 45 में 47 ही समझते रहे। तो वोट ये भी कहा मैं वो वोट हूँ जिसको इज्जत देनी थी। हाँ जी, उसने ये भी कहा। तो फिर 47 वाला वोट बीच में से निकला, उन्होंने कहा मुझे मिल गई है 47 के वोट को इज्जत। सो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो वो इस तरह दौर अपनी वो बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी खामोशी से मुख्तलिफ सूबों में अपने नाराज़ लोगों को भी वापस ला रही है, और उन लोगों को भी ला रही है जो हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार होकर, और नून लीग अंदर से कहीं ना कहीं से बेचैनी का है शिकार, कि कहीं ना कहीं से पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे सकती है। ये 2 मुतजाद लोग हैं। ये मेरी बात लिख लीजिएगा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जो है ना, 2 मुतजाद
रवैये हैं। अच्छा, वो जरूर हो सकता है कि हालात के तकाजे उन्हें इकट्ठे बिठा दें, लेकिन ये फितरी तौर पे एक दूसरे के मुखालिफ अपोजिट, वो ज़ियाउल हक माइंड सेट है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो माइंड सेट है, तो फ़र्क तो होता ही है। बिल्कुल ठीक है। आज अडियाला जेल में मीडिया से बात की है इमरान खान साहब ने, और 9 मई के हवाले से, जिसको करीबन 1 साल होने को आ रहा है, इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकात इसकी होनी चाहिए, और मुझे जेल में रख लें, बाकी तमाम जो गिरफ्तार रहनुमा हैं और गिरफ्तार ही जो अरकान हैं उनको रिहा कर दिया जाए। आपको लगता है कि काजी साहब इंसाफ करेंगे? हाँ, सब आजकल किधर कनाडा होते हैं या लिबनान होते हैं। नहीं, इस तरह ही होता है ना कि आपके कि मुझे आप जेल में ले जाएं, आप बाहर, वो आजकल किधर है खान? नहीं, कह रहे हैं जेल में रखें। नहीं, तो वो तो रखा हुआ है। मतलब आपने मुझे कोई डील ऑफर करनी है ना, तो डील तो ये है कि मैं कनाडा हूँ, मैं वहाँ पे अपना वहाँ से आ जाता हूँ, जेल में आ जाता हूँ, आप जेल छोड़ दो। डील की पेशकश तो की जा रही है। ये तो हलीमा खान भी कह रही है, सिर्फ एक फिक्राबाजी है। बुशरा बीबी कहती रही है मुझे जेल में रहने दे, ये तो बड़ी कोई मतलब रोमांटिक सी एक स्टोरी है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मुझे अपनी कौम का, अपनी पार्टी का बड़ा ख्याल है। तो नहीं है बहुत बड़े लीडर भाई, आप जेल में है ना, मेरा पॉइंट ही नहीं आप फॉलो कर ली। मैं तो तब इसको कहूँ ना कि आप खुद आज़ाद हो, आपके जी मैं चले, मुझे आप रेस्ट कर लें, मेरे दोस्तों को छोड़ दें, मेरी पार्टी को, ही ऑल्सो इन दी जेल। बल्कि आज तो जो धमाका हुआ है वो बड़ा सीरियस धमाका हुआ है, वो तो मैं पूरी डिटेल आपको दे नहीं सकता। जो उनकी हमारी जो साबिक खतून अव्वल थी, उन्होंने तो सीधा कहा साफी को, उन्होंने ये देख लें, इनकी सेहत आप देख लें, इनकी मेंटल हेल्थ देख लें, इसकी जिस्मानी, उन्होंने बड़े बड़े उद्देदारों के नाम ले लिए हैं पाकिस्तान। हाँ, इनको कुछ भी होगा तो एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। तो खान साहब, मैंने साहब लगाया खान साहब ही रानी की तरह समझदार हो गए। उन्होंने फ़ौरन अपनी बीवी का बाजू पकड़ा और कहा, बीबी जान दे, मैं जेल ही चाहिए है जिन्हें रहना कर। तो वो वहाँ से ना उसको अपनी मिसिस को वहाँ से लेके चलेगी। तो शी वॉज वेरी एग्रेसिव। उन्होंने कहा ये मैं बातें उनसे नहीं कर रही जो बेज़मीर है, मेरा पैगाम उनके लिए जो बाज़मीर है। उन्होंने अपना भी केस किया कि मुझे जो शहद दिया जा रहा है, जो खाने की चीज़ें उसमें मिलावट है, उसमें जहर है, मेरी सेहत मुसलसल गिर रही है। तो वो मुझे लगा कि हमारी जो खतून अव्वल साहब है उनमें इमरान खान आ गया, उनमें वजद आ गया, और खान साहब थोड़े से ठंडे। राना साहब, बुशरा बीबी की जान को खतरा नहीं है मलिक साहब के अकॉर्डिंग? नहीं, उनकी बेगम खुद कह रही है, मैंने क्या कहना है। जान को तो आपकी भी खतरा है, बाहर निकले को डोर फिर जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। मैं उस बच्चे का जब सोचता हूँ तो यकीन करना कि मैं तमाम तर सहाफ़ी होने के बावजूद जो बड़े खुरदरे होते हैं, मेरे अंदर एक तकलीफ की लहर चली। इस पर बात करेंगे। खुदारा ये खेल के नाम पे लोगों की जिंदगियों से ना खेलें। और आखिरी बात ये जो मलिक साहब कह रहे थे ना कि वो अंदर है और वो क्या यूं है, तो वो मलिक साहब ठीक कह रहे थे कि वो पहले से जेल में है, वो क्या नहीं, ये इस हवाले से ठीक कह रहे थे क्योंकि इनके जो आइडियल है ना, इनके जो हीरो हैं, उन्होंने कहा था कि मैनू बाहर भेज दो, भावें सारे अंदर कर, ये कोई ज़ूल की बात ठीक है ना। इमरान खान तो कह रहा है कि मुझे अंदर कर दें, बाकियों को सबको निकाल दें। प्लेटलेट्स उनके डाउन थे, और क्या वो करते हैं उनका ये कहना था कि मुझे बाहर भेज दो, मेरी तरफ से भावें सबको अंदर कर दो जेल के। अच्छा। तो इनके लीडर की अप्रोच बड़ी है ना, वो एक ताकत का मंबा है, ठीक है ना, एक बुलंद खंबा है, क्योंकि जनाब अली वो उनका तो जो वो कहते हैं उसके मुताबिक तो इमरान खान की बात इन्हें हजम नहीं होती, इनको नहीं हजम होगी ये बात कभी भी। खान की वजीर सेहत यास्मीन साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन गुनाहगारों ने जो भी है इन गुना, और हाँ, जो डॉक्टर साहब आए वो कराची कैंसर हॉस्पिटल से आए, खान के अपने आदमी, उनका शायद नाम है ना भूल रहा हूँ, रिजवान ही या कुछ है, ही इज ऑन रिकॉर्ड, आपकी वजीर सेहत पंजाब, और यहाँ पे ये जो आपके पास है सर्विस हॉस्पिटल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर भी हूँ और वजीर सेहत भी। यार ये मैंने नहीं कहा। तो बुशरा बीबी के भी जो खाने में कुछ मिलाया जा रहा है उसकी भी तहकीकात करा लेना। नहीं, वो तो हो जाए या ना हो, लेकिन ये मलिक फिर मेरा मासूम परिंदा दोस्त है, इससे ये पूछें कि अगर इमरान खान इतना ही खुद मुख्तार होता तो उस पर जो कातलाना हमला हुआ था उसकी FIR ही करवा लेता। तो इससे इसे सिस्टम समझ आ जाएगा कि रिपोर्टें कैसे बननी है, उसका भी जवाब और मामला कैसे बनता है। उसका भी जवाब है कि फिर अगर आपने नवाज शरीफ ही बनना था, सिस्टम के साथ चलना, तो फिर अगर वो नवाज अगर वो नवाज शरीफ, आप तो आए थे नया पाकिस्तान बनाने, आप तो आए थे रियासत मदीना बनाने, अगर आपने ताहिर मलिक ही बनना था, नवाज शरीफ बनना था, तो आराम से क्रिकेट अब बोल तो लेने दो यार, जवाब भी ले लिया करो, तुम तो ब्रेक पे पैर ही नहीं रखते। चलो बोल लो, ठीक है ना। अगर वो बकौल जो आपके कह रहे हैं ना, उसने नवाज शरीफ बनना होता ना, अब तक वो मुआहदा करके जद्दा बैठा होता। अच्छा। अगर वो नवाज शरीफ बनना होता ना, अब तक भी वो वाहिद लीडर है, ये सारे लीडर जेल में घुसते ही बीमार हो जाते हैं
किसी का दिल का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। 36 लाख की मुर्गी खा गए, 36 लाख पासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 156 दिन में। पाकिस्तान की तारीख का वर्ल्ड क्या रिकॉर्ड खा लिया बनाया था देसी मलिक मुर्गी साहब, का। ऐसा क्या खा लिया? मुझे बताओ, शायद ना तरीके इंसाफ की बात करते हो ना, सारे कैदियों को मिलती है देसी मुर्गी, सारे कैदियों को इस तरह मिलती है एक्सरसाइज करने की नवाज मशीन। शरीफ साहब को भी जैसे बातें खाने बातें मिलते थे, हैं जिस कि तरह यार उनका शेफ भी चेंज हो गया था, ऐसे भी तो नहीं ठहर होगा। जाओ ना। ये बोलने नहीं दो यार, बोलने तो दो ना, बोलो ना, मुझे he's a closing की common- तरफ किसी को बात तो करने दो ना। बात करो ना, टाइम खत्म हो मुसलसल बोले जा रहे हो, चलो बोले बात जा रहे करो हो, ना, Very बात good करो। response. अपनी राना टांग साहब। अड़ाई हुई है चलो तुमने। टांग इसका जवाब राना दो ना, साहब, वो it's कहती है, हम 58, कहती है। quick वो आम कह दिए, क्या पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर जा सकते हैं? गलत है, गलत है। गलत है, गलत है, तो फिर ओदे ते गल करते अभी वो देसी 36 मुर्गा किलो क्यों खा रहा है? और तुम देसी मुर्गी वो सप्लाई करते रहे exercise क्यों कर रहा हो। है? लोगों के तरीके घरों से- के सामने ये कोठियां इंसाफ ली नहीं है, गई ये खाना इंसाफ पकाने के नहीं लिए है, बावर्चियों इंसाफ नहीं की। है। अजीबो गरीब ठीक तुम्हारी हो गया। लॉजिक है। तुम्हारे अपना हमें बोले जाना है, बोले जाना है। Where is the justice? ताहिर मलिक साहब को, साराना साहब को, मुझे सना कहवान प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।